माननीय अध्यक्ष महोदय ने जिसमें से 13 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो है वो स्वीकृत किए और उनके ऊपर 3 दिनों में क्लब करके और उस पर चर्चा ये कराई गई है। कुल मिलाकर उसमें जो तीनों प्रस्ताव थे, एक प्रस्ताव जहरीली और नकली शराब पीने के कारण से जो यमुनानगर और अंबाला में 20 मौतें हुई हैं उसके ऊपर वो था, और शराब की अवैध बिक्री, इस पर चर्चा हुई पूरी। और इसी प्रकार से एक प्रस्ताव वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय उटाना मंडी जींद में यौन उत्पीड़न का जो विषय, इसके ऊपर भी चर्चा हुई और ये चर्चा लगातार तीनों दिन ही चलती रही। तो पहले दिन इस सारे की ठीक से इंक्वायरी करने के लिए एक सहमति बनी थी कि एक सिटिंग जज से इंक्वायरी की जाए हाई कोर्ट के, लेकिन बाद में कुछ सदस्यों के द्वारा सुझाव आया कि हमको विधानसभा के अंदर का विषय ये हाई कोर्ट के सिटिंग जज से नहीं कराना चाहिए, आज तक की कभी परंपरा भी नहीं है। और हो सकता है कि क्योंकि कुछ ऐसे विषय पास्ट के भी बताए गए कि कोर्ट इसमें इंटरफेयर भी नहीं करता है, तो अंततः फिर आज ही दोबारा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग करके और एक इंटरनल कमेटी शिक्षा मंत्री श्री कंवर पाल जी की अध्यक्षता में 5 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है, जिन और की आवश्यकता उनको होगी उनसे वो सहयोग ले सकेंगे। तो ये एक कमेटी बना करके 2005 से और 2023 तक के जो ऐसे यौन शोषण के जितने भी विषय जिनका उल्लेख सत्र में हुआ सदन में, उस सारे के संदर्भ में जो जो बातें हैं उसकी इंक्वायरी वो कमेटी करेगी। आरोप प्रत्यारोप थे वो भी तो सब चीजें उसके अंदर शामिल है। सर 5 कौन है सर कमेटी? उसमें चूंकि शिक्षा मंत्री की 5 सदस्यीय कमेटी है, स्पीकर साहब ने ही घोषणा करनी है कि इनको वो करेंगे, और कोई बात उन्होंने सोची होगी, विचार करेंगे तो उनको बताएंगे। और इसी प्रकार से 4 विधेयक ये भी पारित किए गए, जिसमें 2 फाइनेंस बिल होते हैं जिसके अंदर जो डिमांड्स होती हैं सप्लीमेंट्री डिमांड्स, और उसके अंदर एक विनियोग विधेयक अलग से भी रहता है, और एक बकाया देय व्यवस्थापन संशोधन विधेयक जो हमने वैट का एक कंपनी वैट के जो सेटलमेंट का एक बिल पहले पारित किया था, उसमें डेट्स का कुछ अंतर रह गया था कि उसको लागू किया था 31 मार्च 2017। उस समय तक के जितने भी पेंडिंग वैट के केसेस थे शामिल किया था, लेकिन बाद में वो ध्यान में आया कि जो जीएसटी है, जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई को, 1 जुलाई 2017 को। तो कुल मिलाकर 1 अप्रैल से और 30 जून तक के जो केसेस है वो कवर नहीं हो रहे थे। इस संशोधन के कारण से उन तिथियों के जो पेंडिंग इश्यूज है वैट के, उसको भी उसमें शामिल किया गया। एक निजी विश्वविद्यालय संस्कार विश्वविद्यालय, वो जो प्राइवेट विश्वविद्यालय का एक्ट है, उसके अंदर भी उसको संशोधन करके उसमें जोड़ा गया है। इस प्रकार से ये जो 3 दिन का सेशन है बहुत एक सुचारू प्रकार से चलाया गया है। जुलाई 2023 में जो बारिश के कारण से बाढ़ से जानमाल का नुकसान और मुआवजा नहीं मिला, उसका भी इसमें कॉलिंग अटेंशन मोशन के अंदर जो तीसरा था वो तीसरा ये था। अध्यक्ष महोदय का मैं धन्यवाद करता हूं कि सभी विधायकों को पर्याप्त उन्होंने बोलने का मौका दिया है। मैं आज सूची देख रहा था कि मंत्री और अध्यक्ष उपाध्यक्ष को छोड़ करके, मुख्यमंत्री मंत्री अध्यक्ष उपाध्यक्ष को छोड़ करके 74 विधायक थे, उन्होंने तो सब 74 का ही नाम लिख करके और बोलने के लिए अवसर दिया था। कुछ विधायक बीच में अनुपस्थित थे, उनको छोड़कर, और मुझे लगता है कि लगभग 68 के आसपास विधायकों ने बोलने के लिए अपना समय का इसका उपयोग किया है। तो एक विचार मंथन और रचनात्मक और बहुत ही अच्छे विषय सुझाव, अपने अपने क्षेत्र की डिमांड, ये भी समय तक उसके आ गई हैं। ठीक है, जो नहीं आई हैं उनको सबको भी उन्होंने आश्वस्त किया है कि जो उचित डिमांड्स हैं वो अगले सत्र तक, यानी विधानसभा अगला जो बजट सेशन है उस समय तक उनको विचार करके उसको बजट के सेशन में जोड़ लिया जाएगा। तो इस प्रकार से 2-3 सूचनाएं और मैं देना चाहूँगा कि आज हाईकोर्ट में एक केस लगा हुआ था ग्रुप सी का, जो सीईटी का टेस्ट, उसके अंदर मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि वो जो 56-57 वाला जो एक पेपर जो छोड़ करके
आगे और परीक्षा लेने के लिए हाईकोर्ट ने परमिशन दे दी है। जो सेकेंड एग्जाम की जो पोस्टें हैं उनके लिए जो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन उस एग्जाम को करा सकता है। रिजल्ट भी पेंडिंग था नहीं, 56-57 अभी नहीं निकला है। 56-57 को छोड़ करके शेष जो टेस्ट हैं उनकी एग्जाम लेने की परमिशन जो पहले रोकी हुई थी उसको उन्होंने क्लियर कर दिया कि उसका एग्जाम ले सकते हैं। इसी प्रकार जैसा हमारे आयुष्मान भारत योजना केंद्र की ओर से है, हमने उसमें साथ में चिरायु योजना भी जोड़ी थी और लगभग 29 लाख के आसपास तो जो आयुष्मान भारत के अंतर्गत ऐसे नामों का कार्ड बन चुके हैं और जो चिरायु हरियाणा में जोड़ी उसमें भी 71 लाख लोगों के कार्ड बने हैं और लगभग 50,000 के आसपास ऐसे हैं जो हमने एक्सटेंशन उसकी की थी 1,20,000 से 1,80,000 से 3 लाख 1,500 रुपया दे करके और वो कर सकते हैं। उसमें भी 50,000 से ऊपर लोगों ने और अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। तो आज वो संख्या कार्ड बनने की के टारगेट हमारा 1,40,00,000 लोगों के कार्ड बनने का है। कार्ड बनेंगे उनको भी कार्ड बनने का अवसर दिया जाएगा। कुछ केंद्रीय नेता हमारे अभी इन दिनों में आने वाले हैं। सबसे पहले तो जैसा श्रीमद् भागवत गीता के इस कुरुक्षेत्र में कार्यक्रम हो रहा है उसके अंदर शुभारंभ उसका वैसे तो 7 तारीख को हो गया था, लेकिन विधिवत जो गीता जयंती के मुख्य कार्यक्रम 17 तारीख से शुरू हुए। 21 तारीख को श्री JP नड्डा जी वो उसमें आएंगे। 22 तारीख को होम मिनिस्टर साहब वो भी उसमें आएंगे। 17 को वाइस प्रेसिडेंट उसके उद्घाटन के अवसर पर आए थे और होम मिनिस्टर 22 को आने के बाद यहाँ चंडीगढ़ भी आएंगे। चंडीगढ़ में चंडीगढ़ जो UT प्रदेश उनकी मीटिंग है और फिर बाद में हरियाणा की भी 1-2 घंटे की मीटिंग, एक रिव्यू मीटिंग उन्होंने रखी है। उसमें हरियाणा के अधिकारी और हम सब लोग उपस्थित उसमें रहेंगे। ऐसे ही 23 तारीख को जो कार्यक्रम समापन का है उसमें आसाम के मुख्यमंत्री और मैं स्वयं हम लोग उस कार्यक्रम में रहेंगे। अन्य भी कुछ संत समाज के लोग और अन्य प्रमुख लोग भी उस दिन आने वाले शामिल होने वाले हैं। और मैंने 28 तारीख का बताया ही था कि SY को लेकर के एक मीटिंग ट्राईपार्टाइट जिसको कह सकते हैं, जिसमें केंद्रीय हमारे मंत्री श्री शेखावत जी और पंजाब के मुख्यमंत्री, हरियाणा मुख्यमंत्री, ऐसा करके एक सूचना है कि उसमें उस दिन मीटिंग करेंगे और उस विषय को जो पेंडिंग उसको आगे बढ़ाएंगे। इतने विषय आपकी जानकारी है। विधेयक कितने आए सर? देखिए, मैं उनकी बातों के ऊपर कोई टिप्पणी करने वाला नहीं हूं और ना मुझे बताना चाहिए वो उस दिन मीटिंग में क्या रखेंगे क्या नहीं रखेंगे। कुल मिला के एक सुप्रीम कोर्ट का निर्णय उसका पालन करवाना ये हमारा सबकी एक महती आवश्यकता, हमारा दायित्व भी है। उसका पालन कराएंगे और सुप्रीम कोर्ट के, क्योंकि ये केस सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत है, इस प्रकार से बाहर बोलना, हाँ, जो दायरा सुप्रीम कोर्ट ने तय किया है उस दायरे के अंतर्गत हम बात करेंगे। सर, जगह डिसाइड हुई है कि मीटिंग कहाँ होगी सर? हाँ, राज्य गीत का 15 तारीख को एक विचार करने के बाद 3 गीतों का एक चयन करके कमेटी बनी थी चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में, तो वो एक शॉर्ट लिस्टेड किए थे और विधायक के नेता को बुलाए करके उसका कोई चयन करें। लेकिन सभी चाहिए हैं, कुछ कोई गायक को है और भी हो सकते हैं, तो हमने इसमें ये कहा कि इन 3 गीतों के ऊपर और जो चिंतन मनन है अगले विधानसभा तक करके अगले सेशन तक, उस सेशन में कोशिश करेंगे कि उसमें से कोई एक चयन हो जाए। नया कोई आएगा उस पर भी विचार करने में आपत्ति नहीं है, क्योंकि पहली बार 14 प्रदेश देश के ऐसे हैं जिन्होंने अपना अपना राज्य गीत बनाया हुआ है। तो हरियाणा भी एक इस बात पर चले ताकि हरियाणा की संस्कृति है, हरियाणा के हमारे जो विशेषताएं हैं वो सब गीत के माध्यम से झलक मिले और हर सरकारी कार्यक्रम में उस गीत का और एक प्रकार से गायन हो। इसलिए उस गीत को चयन करके फाइनल करना है। आशा करते हैं अगले बजट सेशन में उसको ठीक करेंगे। बेरोजगारी को लेकर जो आंकड़े आपने पेश किए थे, बेरोजगारी को लेकर जो PLFS के आंकड़े आपने पेश किए थे, उनको लेकर जो है वो नेता विपक्ष ने कहा कि इसके बावजूद जो CMI के आंकड़े हैं उनको जो है वो मुख्यमंत्री जो है वो मानते नहीं है, इसके अलावा जो अन्य आंकड़े उनको नहीं मानते। तो PLFS के आंकड़े को किस बुनियाद पर जो है? देखिए, PLFS क्योंकि भारत सरकार का एक प्लेटफॉर्म है और कोई भारत सरकार का जो प्लेटफॉर्म है ये उनके समय में तो ये बल्कि था भी नहीं।
2013-14 के अंदर तो था भी नहीं, उसके बाद ये सारे था भी नहीं, 2013-14 के अंदर तो था भी नहीं, उसके बाद ये सारी शुरू हुआ है। तो इस आंकड़ों के सरकारी जो डाटा है वो हमने बताया है, उसमें कम ज़्यादा होते रहते हैं, लेकिन इस बार जो है हमारा आंकड़ा 5.2% आया है और केंद्र का इससे ज़्यादा है, यानी ऑल इंडिया का एवरेज जो है वो इससे ज़्यादा है। तो इसलिए जो आंकड़े हैं वो तो विधिवत सरकारी आंकड़े हैं, और जो बाकी प्राइवेट संस्थाएं हैं, हालांकि प्राइवेट संस्था का भी जो मैंने बताया कि मुझे जो जानकारी मिली है, इस बार वो 8 और 9% के आसपास ही बोल रहे हैं, जो कभी 36% और कभी 25%, कभी 2%, इतना वेरिएशन है, उसके ऊपर विश्वास करना कतई उचित नहीं है। और आज तो वो भी कह रहे हैं कि PLFS के जो डाटा है पिछले 6 महीने या 9 महीने पहले वो 8% था, 8.8% था। तो 8% और 5%, इसको तो हम कह सकते हैं कि इतना अंतर आया है, कम हुई है अनएम्प्लॉयमेंट, लेकिन 28, 30, 36% से हम 5% पर आ गए, इस पर कोई भी यकीन नहीं करेगा, क्योंकि हम भी तो आखिर जितना जिस गति से एम्प्लॉयमेंट मिलना होता है उसमें सरकारी एम्प्लॉयमेंट एक पार्ट है, छोटा पार्ट है, प्राइवेट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ये उसमें मेजर पार्ट है। उसके अंदर स्किलिंग के काम चल रहे हैं, शिक्षा चल रही है। अब तो हमने विदेश में भी, क्योंकि जब मैं दुबई गया था तो वहाँ कुछ ऐसे एजेंसी के साथ मीटिंग की थी कि विदेश में जहाँ जहाँ जितनी जरूरत मैन पावर की है हम उसको सप्लाई करने के लिए तैयार हैं। तो वो सारे मैच्योर हो रहा है, और अभी 1000 लोग इजराइल ने मांगे हमारे से, और 2 देशों ने कुल मिला के 150 तो है, 1150 की हमने ऐड भी निकाली है कि जो लोग स्किल्ड हैं वो इस अंदर अप्लाई करें, और फिर उसका चयन का तरीका, क्योंकि उन एजेंसीज को भी बुलाना पड़ेगा जिन्होंने रखना है, वो पैरामीटर उनके भी हैं, तो उस हिसाब से उन शर्तों पर चयन करके वहाँ भेजेंगे। और ये संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि आज दुनिया में बहुत ऐसे देश हैं जहाँ मैन पावर की बहुत आवश्यकता है, और उस मैन पावर के नाते से अब भी वैसे भी हमारा युवक हरियाणा और पंजाब के तो विदेश में जाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाते हैं, इलीगल हथकंडे भी अपनाते हैं, जो हमने मना किया कि नहीं करना है, क्योंकि रिस्क, लाइफ को रिस्क होता है तो वो नहीं अपनाना चाहिए। डोंकी जैसा जो एक सिस्टम चल पड़ा है उसको बिल्कुल भी हमने डिस्करेज किया है, उसके खिलाफ हम तो जहाँ जहाँ ऐसे क्या जानकारी मिलती है जिसको यानी एनकरेज करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी करते हैं। तो कुल मिलाकर के विधिवत एक लीगल तरीके से सिस्टमेटिक ढंग से उनको भेजा जाए तो एम्प्लॉयमेंट के लिए बाहर जाते हैं तो अच्छी बात है। इसमें जो इजराइल में जो जा रहे हैं, जैसे जो HKRN के तहत जो युवाओं को या रोजगार के लिए भेजा जा रहा है, कांग्रेस इस पर ये कह रही है कि इजराइल में युद्ध चल रहा है, इस तरह की स्थिति हुई है कि यहाँ के युवाओं को या यहाँ के लोगों को वहाँ भेजना तो उचित नहीं। आप देखिए, ये परस्पर कोई जबरदस्ती नहीं जाने वाला है, आखिर एक मौका है, उन्होंने डिमांड की हुई है। आखिर ऐसा नहीं कि इजराइल में कोई रहते नहीं है, इजराइल में कोई पूरा इजराइल थोड़ी खाली हो गया है, और इजराइल में अगर उनकी आवश्यकता है, वहाँ दूसरे देशों से लोग वहाँ आते थे, अब दूसरे देश के लोग वहाँ नहीं आएंगे, हमारे वहाँ जाएंगे, तो जिनकी इच्छा वो जाएंगे, कोई किसी को जबरदस्ती हम नहीं भेज रहे हैं। एक एडवर्टाइजमेंट निकाली है, जिनको जाने की इच्छा होगी वो जाएंगे। हमारे न भेजने के बाद भी लोग जाने के लिए अलग अलग रास्ते खोज रहे हैं, तो हमने तो विधिवत चैनल दिया है, और इस चैनल में आज भी इजराइल तो सबके लिए खुला है, ऐसा नहीं कि लोग इजराइल जाना बंद हो गए हैं। अब वहाँ की जैसी परिस्थिति है उस परिस्थिति के हिसाब से सब अपना विचार करके जाए। सीएम साहब यौन उत्पीड़न के मामलों को लेकर अभय सिंह चौटाला ने कहा कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में जो है ये सारे मामले जाने चाहिए ताकि दोषियों को जल्दी सजा मिले, तो उसको लेकर जो सुझाव दिया गया मैंने उनको उसके ऊपर अपना जो सापेक्ष उत्तर है वो दे दिया है कि हमने 6 ऐसे फास्ट ट्रैक कोर्ट रेप संबंधी केसेस को लेकर के हमने स्थापित कर दिए हैं। 18 कोर्ट पॉक्सो के जो केसेस हैं उसके लिए स्थापित किए हैं, और बल्कि हरियाणा पहला प्रदेश है जिसने माइनर गर्ल्स 12 साल से कम छोटी उम्र की जो बच्चियां हैं उनके जो रेप के केसेस अगर से हो जाए तो उसके लिए कैपिटल सेंटेंस यानी उसको जो मृत्यु दंड है, मृत्यु दंड तक का भी प्रावधान किया। हरियाणा पहला राज्य था जिन्होंने मृत्यु दंड किया, उसके बाद केंद्र ने भी अडॉप्ट किया, कुछ और स्टेट्स ने भी इसको अडॉप्ट किया। सर साहब, आपने कहा 9 साल की जो आपकी उपलब्धियां अलग अलग मौके पर आपने सदन में विपक्ष को जवाब के तौर पे बताई, आपने रोजगार की बात की, अन्य आंकड़े आपने रखे, लेकिन हुड्डा साहब बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निकले सर सेशन के दौरान बाद, वो कह रहे हैं कि नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है, टैक्स पर टैक्स लगा रही है और टैक्स ज़्यादा कलेक्शन को अपनी उपलब्धि बता रही है, अगर सरकार का बस चले तो ये सांस लेने पर भी टैक्स लगा। पहली बात तो कि हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया है, आप भी यही हैं, हम भी यही हैं, सारी चीज़ों का आप अध्ययन करते हैं। हमने पिछले समय में किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगाया, और जहां तक जिस टैक्स की मैं बात कर रहा हूं जीएसटी है, जीएसटी का फैसला सारे देश भर में क्या रेट होना चाहिए, ये जो जीएसटी काउंसिल है
वो करती है। तो जीएसटी काउंसिल ने जो रेट निर्धारण किए हुए हैं वह उसकी प्रगति बताई है, और उसकी प्रगति में पर कैपिटा कलेक्शन हरियाणा की वो देश भर में बड़े राज्यों में सबसे ज्यादा है। केवल 3 राज्य हैं, छोटे छोटे राज्य, गोवा है, अंडमान निकोबार है, और तीसरा शायद सिक्किम में कौन सा है। तो ऐसे 3 राज्य छोटे राज्य हैं जो हमारे से कहीं ऊपर है, उनकी आबादी बहुत कम है। अच्छा, वो ऐसे पोर्ट हैं जहाँ ये जो नागर हवेली, कौन सा दादरा नागर हवेली, वहाँ तो आबादी एक जिले से भी कम है, लेकिन वहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बहुत लोग वहाँ आते हैं। वहाँ खान पान, वहाँ तरह तरह के और खेल, तरह तरह की बातें जिसके अंदर टैक्स का उनको बहुत अच्छा आता है। तो उस थोड़ी सी आबादी को इतने बड़े टैक्स से अगर डिवाइड कर दें तो स्वाभाविक हमारे से कई गुना हो सकता है। लेकिन जो बड़े राज्य हैं उसमें हरियाणा इज द फर्स्ट इन द रैंकिंग, जो पर कैपिटा जीएसटी कलेक्शन में हम 34,000 के ऊपर पहुंच गए हैं। तो 34,000 पे एक आदमी के नाम से जो आता है हमारा जीएसटी कलेक्शन, ये बहुत बड़ा है कुछ है। राज्य को लेकर सर ऑडिशन भी दिए हैं, दो पोटेंशियल सिंगर्स अंदर सेशन में आपको मिले हैं, कंसीडर करेंगे क्योंकि उन्होंने अपनी प्रतिभा दिखाई है। देखिए, बहुत अच्छा, एक तो गायक हमारे लक्ष्मण यादव जी हैं और दूसरे भी मोहम्मद इलियास। तो ऐसे कमेटी बनाई गई है, बोले क्या जो स्टेट सॉन्ग को चयन करने के लिए 5 लोगों की कमेटी बनाई है। उस कमेटी में लक्ष्मण सिंह यादव जो है उसके चेयरमैन हैं, और वो जो भी कोई सुझाव हमें से भी कुछ सुझाव देना चाहे तो दे सकते हैं। और अगर कोई आप लोगों में से अच्छा सिंगर हो तो मैं सिफारिश कर दूंगा कि उसको मेंबर को बना लिया जाए, ताकि कोई अच्छा योगदान करने के लिए को आगे आए। तो बहुत बहुत धन्यवाद होगा। आपने सीएम साहब आपने बात की ग्रुप 57 और 56-57 का एक जो रिजल्ट वो भी पेंडिंग है, उसको लेकर के क्या अभी तैयारी चल रही है? दूसरा, ये जो बाकी ग्रुप्स के जो पेपर कराने की जो इजाजत मिली है, क्या इनका भी रिजल्ट घोषित कर पाएंगे या हाईकोर्ट ने 56-57 की तरह ही शर्त लगा दी? नहीं, कोई शर्त नहीं है, कोई शर्त नहीं है। केवल 56-57 का निर्णय कोर्ट ने करना है, क्योंकि उसमें थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस सेम क्वेश्चन रिपीटेड हो गए। रिपीट क्वेश्चन का उन्होंने निर्णय करना है, इसको अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे। कोई पहले 57 हुआ था, 57 में तो कोई रिपीट ही है नहीं, और संयोग ऐसा कि पहले 56 होना था, बाद में 57 होना था, लेकिन किन्हीं कारणों से हमको 56 वाली डेट 57 के बाद रखनी पड़ गई। तो पहले 57 हो गया, फिर 56 हो गया। इसलिए किसी प्रकार की कोई ऐसी इंटेंशन किसी की रही होगी ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि 57 पहले हुआ तो रिपीटेड तो 56 वाले माने जाएंगे। जो कोर्ट का निर्णय होगा उसको हम स्वीकार करेंगे, लेकिन आगे जितने टेस्ट होंगे उसके परिणाम पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं। कोर्ट का ये बैरियर हटने के बाद अब क्योंकि आपने वादा किया था 60,000 से अधिक रोजगार देने का, कब तक इसको? देखिए, अब चूंकि टाइम टेबल अपने स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लोग शेड्यूल बनाएंगे, और उस शेड्यूल बनाने के बाद सबको एक उचित अवसर उनका कम्युनिकेशन उनको देना, फिर उनका पेपर लेना, तो टाइम टेबल बनेगा। उस शेड्यूल के हिसाब से सब पेपर लेंगे, और पेपर के तुरंत बाद, क्योंकि उसमें इंटरव्यू तो कोई है नहीं, जैसे जैसे एग्जाम होता जाएगा रिजल्ट निकलता जाएगा, और हम उनकी नियुक्तियां जो उनका वो कराते चले जाएंगे। कोई दिक्कत नहीं। मिलेट फूड का खाना सभी विधायकों ने और आपने भी स्वयं चखा, इसको लेकर के जो सरकार की तरफ से मिड डे मील का खाना जो दिया जाता है, वहाँ भी क्या इस व्यवस्था को आप लागू करेंगे कि उन बच्चों को भी मिड डे मील में मिलेट फूड मिल सके, खाना मिल सके? देखिए, हमने जो पीडीएस की दुकानों पर तो पहले 3 महीने या 5 महीने बाजरा जो है वो देना शुरू किया है, लेकिन ये अच्छा सुझाव है, विचार है कि मिड डे मील स्कूलों में भी और जहाँ आंगनवाड़ी हैं वहाँ भी हम ये खाना जो देते हैं परोसते हैं, लेकिन उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए, शारीरिक उनकी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इसके ऊपर जरूर विचार किया जाएगा। इंडिया गठबंधन की बैठक हुई है और उसमें एक बार फिर से विपक्षी एकजुटता देखने को मिली है। चर्चा उसमें के लिए कि दलित प्रधानमंत्री बनाया जाए अगले चुनाव में, और मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम पर चर्चा हुई है, हालांकि भाजपा ने ऐलान नहीं किया। कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस की तरह रहे या कांग्रेस को आगे बढ़ाने के लिए जो उन्होंने कुछ बीच में प्रयोग किए थे, उसमें कांग्रेस को एक सफलता मिली थी। चाहे वो नरसिम्हा राव जी को प्रधानमंत्री बनाया था, और चाहे उन्होंने मनमोहन सिंह जी को बनाया था, वो भी 5 साल शासन कर गए, फिर वो भी 10 साल शासन कर गए। लेकिन जैसे ही सोनिया गांधी ने और राहुल गांधी को आगे बढ़ाने के लिए प्रयत्न किया, तो 2009 के बाद तो भूल भाल गए सब, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और लौट करके कांग्रेस को खड़ा करने के लिए वो आए, तो बड़ी अच्छी बात है। और उसके साथ साथ मैं तो अपने नेता प्रतिपक्ष को भी कहूंगा कि हरियाणा में कांग्रेस को जिंदा रखना है तो किसी और को आगे बढ़ाएं। अगर ये भी दीपेंद्र के पीछे लगे रहेंगे तो जैसे वहां हालत हुई यहाँ भी वैसे रहेगी। धन्यवाद।